हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोकोरिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी कहते हैं, एंड एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझा था और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो सीईटी के क्वेश्चंस है उन्हें भी सॉल्व किया था। आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है उसमें हम फ्री एक्सपांशन एंड साइक्लिक प्रोसेस इनको देखने वाले हैं। एक्चुअली ये जो पूरा लेक्चर है इट विल बी बेस्ड अपॉन साइक्लिक प्रोसेस ओनली, लेकिन इन अ नटशेल फ्री एक्सपांशन को भी देख लेते हैं। देखिए, फ्री एक्सपांशन किसे कहते हैं? ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी जिसमें वर्क डन जीरो होता है और ये एक सडनली हैपन होने वाली प्रोसेस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक बलून है, राइट। इफ दिस बलून इज प्रिक्ड बाय अ पिन, अगर मैं किसी पिन से इस बलून को प्रिक करता हूं तो क्या हो जाएगा? द बलून विल बस्ट, एंड व्हेन द बलून विल बस्ट व्हाट विल हैपन? एयर इनसाइड ऑफ इट वुड गेट सडनली एक्सपांड। तो ये हो गया एग्जांपल फ्री एक्सपांशन का। वैसे ही अगर गाड़ी का टायर है तो टायर भी बस्ट होते हैं, वो भी क्या है? फ्री एक्सपांशन का एक एग्जांपल है। इसके अलावा मान लीजिए क्लोज चेंबर है और इस क्लोज चेंबर में मैंने एक पार्टीशन रखा है। पार्टीशन के एक साइड में तो हमारी एयर है, ठीक है, और दूसरा जो साइड है उसमें क्या है? इट इज सिंपली अ इवैक्यूएटेड स्पेस, मतलब वहां पर सिर्फ वैक्यूम है। अब मान लीजिए सडनली ये जो पार्टीशन है वो ब्रेक हो जाता है, तो पार्टीशन ब्रेक होने के साथ ही क्या हो जाएगा? द एयर फ्रॉम पोर्शन 1 इट विल गेट मूव्ड टूवर्ड्स पोर्शन 2 और ये पूरा का पूरा जो चेंबर है इट विल बी फिल्ड अप विद द गैस। नाउ व्हेन गैस इज मूविंग फ्रॉम चेंबर 1 टू चेंबर 2 देर इज नथिंग दैट गैस विल वर्क अपॉन। यहाँ पर वो किसी का डिस्प्लेसमेंट तो करवा नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं भैया वर्क डन क्या है? हमारा जीरो है, ठीक है। तो ये होता है फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। वैसे वर्क डन जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस में भी जीरो होता है, ये भी हमने पहले ही देख लिया है। नाउ अब फ्री एक्सपांशन से जुड़े कुछ एक दो चीजें हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले ये सडनली होने वाली प्रोसेस है, तो सडन होने वाली प्रोसेस रहने के कारण हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। दूसरा क्या है? ना तो बाहर से हीट ऐड होगी, ना ही कोई वर्क डन होगा, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा। अगर मान लीजिए मेरी सिस्टम फ्री एक्सपांशन के दौरान अगर सिस्टम एक आइडियल गैस है, कैसी गैस है? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के केस में आइसोथर्मल प्रोसेस भी देखने को मिलती है। द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, मतलब देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द टेम्परेचर। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला सडन होने वाली प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। दूसरी और चीज हमें क्या नोटिस करना है कि आप इसकी पीवी डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, कैन नॉट बी ड्रॉन। फ्री एक्सपांशन में पीवी डायग्राम आप ड्रॉ नहीं कर सकते, हालांकि स्टेट शो कर सकते हो, स्टेट कैन बी शोन। अब कौन सी स्टेट? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। मान लीजिए इस तरीके से कोई पीवी डायग्राम है तो आप ये हो सकता है इनिशियल स्टेट है, ये है फाइनल स्टेट, लेकिन किसी तरीके का जो पाथ है वो पाथ इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप शो नहीं कर सकते हो। तो दिस वर फ्यू रिलेटेड थिंग्स जो फ्री एक्सपांशन से रिलेटेड है और हमें पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? देखिए, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई अगर सिस्टम वेरियस प्रोसेस से गुजर कर अपने इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट में अगर वापस आ जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। सो इट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स to its initial state. System returns to its initial state. This is called as cyclic process. अब cyclic process का जैसे मैं एक पीवी डायग्राम आपको निकाल कर दिखाऊं तो मान लीजिए दिस इज अ पीवी डायग्राम। मान लीजिए सिस्टम वाज इनिशियली एट स्टेट 1, देन इट वेंट टू स्टेट 2 विथ सम प्रोसेस, से आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है या एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है। एक्सपांशन हुआ है, स्टेट 2 पे चला गया। अब स्टेट 2 से वो स्टेट 1 पर फिर लौट कर आ रहा है और हमारी जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो स्टेट 2 से जब वो स्टेट 1 पर लौट कर आएगा तो हम कहेंगे भैया कि ये जो मेरी पूरी प्रोसेस है इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में आपको एक चीज समझनी होगी, कौन सी? सिस्टम इनिशियल स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया और स्टेट 2 से फिर स्टेट 1 तक लौट कर आया। इसका मतलब स्टेट 1 में उसके पास जो भी प्रेशर, वॉल्यूम
और टेम्परेचर रहा होगा उसी पर तो वो वापस आया है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्टेट में जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की, उतनी ही इंटरनल एनर्जी अब फाइनल भी है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जीज आर सेम। दैट्स व्हाई डेल्टा यू जो है वो जीरो होता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सो यहाँ पर जो चीज हमें नोटिस करनी है वो ये है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तब क्या होगा, हम जो भी हीट एक्सचेंज करेंगे इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट विल बी एंटायरली यूज्ड टू परफॉर्म वर्क आइदर बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। इसका मतलब ये है अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो हमारा हीट एडिशन मिलेगा हमें, मतलब हीट एडिशन इज पॉजिटिव। और अगर वर्क डन निगेटिव है तो इसका मतलब होगा सिस्टम ने हीट क्या करी है, लूज करी है। ये भी हमें समझना है। तीसरी चीज हम क्या समझ सकते हैं, तो अगर डायग्राम देखी जाए, ये पीवी डायग्राम, तो पीवी कर्व जो होते हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो एक क्लोज्ड कर्व डायग्राम होती है। तो हम लिख सकते हैं भैया पीवी डायग्राम इज ए क्लोज्ड कर्व, ठीक है। चौथी बात याद रखिए, अगर हमें वर्क डन निकालना है किसी भी पीवी डायग्राम में, तो बेसिकली वर्क डन इज एरिया इन द लूप। मतलब जो लूप का एरिया होता है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो लूप का एरिया है, द एरिया अंडर दिस लूप विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। चौथी चीज जो हमें फिफ्थ चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि वर्क डन दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज, तो वर्क डन कैसे होगा, पॉजिटिव। इसको याद रखना है, वर्क डन विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव इफ द साइकिल इज क्लॉकवाइज इन नेचर। और अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब यहां पर और एक चीज समझने लायक है। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक पीवी डायग्राम है जिसमें मैं दो लूप ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे मान लीजिए दो लूप है, दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2। अच्छा, पहला जो लूप है उसको मैं क्लॉकवाइज निकाल रहा हूं और दूसरा जो लूप है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे। तो यहां पर जो वर्क डन है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, क्लॉकवाइज वर्क डन दैट विल बी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन दैट वुड बी निगेटिव। तो जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन हम कैसे मिलेगा, वहां पर आपको सम करना है। किसका सम करना है, क्लॉकवाइज दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क डन का। तो उससे जो नेट वर्क डन की वैल्यू होगी वही हमारी फाइनल वर्क डन होगा उस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस के लिए। चलेगा, इतना याद रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 mole of van der Waals gas obeying the equation P plus A divided by V square into V minus B is equal to RT undergoes the quasi-static cyclic process which is shown in the PV diagram. The net heat absorbed by the gas in this process is, अब ये पूरा देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दो तीन चीजें हैं जो समझ सकते हैं। पहली तो ये है कि ये क्वाजी-स्टैटिक साइक्लिक प्रोसेस है। ध्यान रखना, क्वाजी-स्टैटिक जो प्रोसेसेस होते हैं दे आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेसेस, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उन्हें हम क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ ये मतलब ये इस क्वेश्चन से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो बेसिक प्रोसेस चल रही है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। नाउ आगे क्या बोला था उन्होंने, विच इज शोन इन द पीवी डायग्राम, द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। अब देखो, अगर क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस है तो मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब जो भी आप हीट एक्सचेंज करोगे इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट विल बी यूज्ड टू परफॉर्म वर्क, डेल्टा क्यू वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और पूछा है हमें नेट हीट। अब नेट हीट कैलकुलेट करना है, और अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो वर्क डन की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू नेट हीट हो जाएगी। अब देखिए डायग्राम को आप देखोगे तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस मुझे दिखाई दे रही है, और साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर दिस क्लोज्ड लूप हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सो नेट हीट ट्रांसफर will be equal to amount of work done that will be equal to area in the closed loop, area in the closed loop, या फिर एरिया ऑफ क्लोज लूप आप बोल सकते हो। चलो यहाँ पे देखो, अगर एरिया ऑफ क्लोज लूप निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कैलकुलेट करते हैं, बेस कितना है भैया,
ये देखिए V2 से लेकर V1 तक, दिस इज माई बेस, सो आई कैन राइट दिस एज V1 माइनस V2। और हाइट क्या होगी ट्राइंगल की, तो ये हाइट है P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। नाउ माई फाइनल आंसर वुड बी V1 माइनस V2 इन ब्रैकेट एंड P1 माइनस P2 इन ब्रैकेट डिवाइड बाई 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी है। सबसे पहले हम 10th वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन, अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल। अब थोड़ी देर पहले हमने समझा था वर्क डन जो भी होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो क्लोज्ड लूप से कैलकुलेट करना पड़ता है, जितना एरिया होगा क्लोज्ड लूप का। और जो वर्क डन हमें मिलता है that work done is for that one cycle only. Now when we have to calculate work done for 25 cycle तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ पर इस क्लोज लूप का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, thereby we will get complete work done in that 25 cycles। तो अब सॉल्व कैसे करना है, देखो बहुत इजी है। सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व अगर आप देखोगे तो देखने को क्या लगता है, दिस इज अ सर्कल। लेकिन ये मेरा आपके लिए एक मशवरा है, एक सलाह है, आप इस तरीके के अगर सर्कुलर डायग्राम देखो कहाँ पर एग्जाम में, तो इस सर्कल को सर्कल ना कंसिडर करते हुए आपको इलिप्स कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, इलिप्स। देखिए इलिप्स भी एक सर्कल ही होता है। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। आर कहाँ से आया, तो ये दिस इज वन रेडियस एंड दिस इज अनदर रेडियस। हम इलिप्स अगर देखें तो मान लीजिए इस तरीके से इलिप्स है, तो इलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अगर मैं इस मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस को डिवाइड करूँ हाफ में, तो दिस इज माय सेमी मेजर एक्सिस, उसे मैं ए लिखता हूँ, एंड दिस इज माय सेमी माइनर एक्सिस जिसे मैं बी लिखता हूँ। तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए इंटू बी। सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस का प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पाई, दिस इज एरिया। अब देखिए यही फॉर्मूला सर्कल का भी है, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों ही आर है, सो आर इंटू आर विल बी आर का स्क्वायर। तो एनीवे मेरा ये आपसे, जैसे मैंने कहा, ये सलाह है आपको कि अगर आप सर्कल देखो तो सर्कल ना कंसिडर करते हुए उसको इलिप्स कंसिडर करें, और इलिप्स का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आई एम राइटिंग हियर एरिया अंडर द कर्व, या फिर कर्व के बजाय आप वर्ड यूज करो लूप, इज इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स, राइट। अब एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला है पाई इंटू ए इंटू बी। चलो यहाँ पर दिस वुड बी माई ए एंड दिस वुड बी बी। अब ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो पाई इंटू ए कितना है, सो आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर, सो ये जो वैल्यू है वॉल्यूम की, दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज ए। सो वॉल्यूम हमें कैसे दिया है, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के फॉर्म में दिया है। मतलब दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इतना बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, 6 - 4 दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। वैसे ही बी की वैल्यू देखेंगे अगर, तो दिस इज 11 एंड दिस इज 6, राइट। सो 11 - 6 दैट इज 5, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल जो ऊपर दिया है। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, चलो रख लेते हैं। नाउ एरिया ए हमारा कितना आया था, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड बी इज 11 - 6 दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5। अब देखिए 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर 5 इज 10 टू द पावर 2, और ये बचा है पाई। सो पाई इंटू 5 इंटू 2 इज हाउ मच, 10। सो पाई इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 2। दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन साइकिल। फॉर 25 साइकिल क्या करना पड़ेगा, सो फॉर 25 साइकिल इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 25 से। सो पाई इंटू 10 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 2, राइट। सो दैट वुड बी 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख लेता हूं, चलेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 4 इज 100, 0, then we have 10, 25 ones are 25 and 10 35, here it is 5 and we have 3, 25 3s are 75, 75 plus 3 is 78, and though yes we have 2 digits,
तो 2 डिजिट्स के बाद मैंने अगर डेसिमल दे दिया तो 78.5 इंटू 10⁻3। जो आंसर दिया है वो है 7.85, तो यस डेसिमल को शिफ्ट कर लो 7.85 एंड दैट वुड बी 10⁻4 जूल। दिस इज माय फाइनल आंसर। चलेगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? A system is taken to the final state from initial state in a hypothetical path as shown in the figure. Calculate the work done in each case. तो हमें हर प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड करना है। अब ध्यान रखिए, साइक्लिक प्रोसेस में टोटल साइकिल के लिए जो वर्क डन है वो तो एरिया अंडर दिस क्लोज लूप है, लेकिन अगर इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन फाइंड करना है तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग कर्व्स के अंडर जो एरिया है उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल D2C अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आई विल बी कैलकुलेटिंग दिस एरिया, और अगर A2B वर्क डन कैलकुलेट करना है प्रोसेस के लिए तो ये पूरा का पूरा एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम लिख रहे हैं A2B प्रोसेस। A2B प्रोसेस के लिए दैट वर्क डन वुड बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व मतलब ये पूरा कर्व ऐसा चलेगा। अब ये एक तरीके से क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो चलो भैया लेंथ कितनी है 6 - 2, देखिए दिस इज 6, दिस इज 2, 6 - 2 इज 4 इनटू जो हाइट है वो कितना है, ब्रेड्थ कितना है 6, और ये तो है 0, सो 6 × 0 दैट इज 6 इंटू 10⁻5। सो हाउ मच इट इज 6 × 4 इज 24, 24 इंटू 10⁻5 ये हो गया जूल। अच्छा, वन मिनट, हमें जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया है, तो लीटर को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं लीटर को कन्वर्ट करूंगा तो दैट वुड बी 10⁻3। जैसे ये आया था ना हमारा 6 - 2 इज 4, दैट वाज लीटर, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10⁻5 इंटू 10⁻3 इज 10⁻2, तो दिस वुड बी 2400 जूल। 2400 जूल इज आंसर। ठीक है, चलो सेकंड प्रोसेस कौन सी है, B2C देख लेते हैं। अब देखो B2C अगर आप प्रोसेस देखोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो सेकंडली B2C में वर्क डन इज 0, राइट, आइसोकोरिक प्रोसेस होने के कारण। थर्डली हम क्या फाइंड करेंगे, C2D के लिए। अब C2D के लिए अगर वर्क डन फाइंड करना है फिर से एरिया अंडर द कर्व, तो चलो ये एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगेन दिस वुड बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितना है भैया, वही है सेम, 4 × 10⁻3, 4 लीटर है, सो 4 × 10⁻3 दैट इज मीटर क्यूब इनटू ब्रेड्थ कितना हो गया, दिस इज 0, राइट, एंड दिस इज वैसे एक्चुअली मैच नहीं कर रहा है डायग्राम, बट दिस हैज टू बी 2, ठीक है, क्योंकि अगर ये 2 है तो ही हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अपना अजम्पशन काम नहीं करेगा। सो आई एम टेकिंग हियर एज 2 × 10⁵ पास्कल, सो दैट वुड बी 8 × 10⁻2, राइट, सो दैट इज 800 जूल्स, 800 जूल्स। ये है वर्क डन किसके लिए, CD प्रोसेस के लिए। अब लास्ट में कौन सी प्रोसेस बचती है, AD प्रोसेस या DA प्रोसेस। अब देखिए DA में भी क्या हो गया, again it is a constant volume process, or constant volume process is an isocoric process where work done is 0, so I am writing work done is 0। चलेगा। now let's move to next question। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन, द फिगर शोज VT diagram for one cycle of a hypothetical heat engine विच यूजेस आइडियल गैस। तो सिस्टम हमारा आइडियल गैस है किसी एक पर्टिकुलर इंजन में, और उस इंजन में जो साइक्लिक प्रोसेस है उसको यहाँ पर एक VT डायग्राम में उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया है। आपको आगे बोला है ड्रॉ पहले तो PV डायग्राम और बाद में बोला है PT डायग्राम। अब यहाँ पर VT डायग्राम से PV और PT डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, A2B, यहाँ पर जो A2B, B2C, C2D और D2A जो प्रोसेसेस चल रहे हैं पहले उनको समझ लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले प्रोसेस की बात करूँ, ध्यान से समझना, फर्स्ट प्रोसेस, सो माई फर्स्ट प्रोसेस इज AB, लेट्स से AB इज माई फर्स्ट प्रोसेस।
अब ए बी प्रोसेस को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना एक रिलेशनशिप पता चल रही है इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर ए बी। ए बी का जो कर्व है वो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं भैया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि आइसोबेरिक प्रोसेस में ही वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इट मींस ए बी इज आइसोबेरिक प्रोसेस। अब आइसोबेरिक प्रोसेस में भी क्या वो एक एक्सपांशन है या वो एक कॉम्प्रेशन है, तो देखो ए से बी ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब है जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो इट इज आइसोबेरिक एक्सपांशन, राइट, एक्सपांशन। आइसोबेरिक एक्सपांशन अगर है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, यहां पर देखिए रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा, और प्रेशर कैसा है हमारा, प्रेशर इज कांस्टेंट, चलेगा। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस। लेट्स मूव टू सेकंड प्रोसेस दैट इज B2C। अब B2C ध्यान दो, B2C में टेम्परेचर कैसे दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख रहा है, राइट। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वो हो गई एक आइसोथर्मल प्रोसेस। तो A2B वाज दिस, B2C में टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, और हम जानते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, इट मींस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल में भी क्या हो रहा है, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, सो इट्स आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में वी नो इफ वॉल्यूम रिड्यूस्ड, अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो देखिए जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। सो आई कैन राइट व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर विल इंक्रीज, हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। चलो थर्ड प्रोसेस देख लेते हैं, बाद में हम इसको एग्रीगेट करके साथ में लिख लेंगे। थर्ड प्रोसेस क्या है भैया, C2D प्रोसेस को देखिए थोड़ा सा। C से लेकर अगर आप D तक जाओगे तो ये एक लीनियर कर्व है, और लीनियर मतलब एक सिंपल लाइन है, और इस लाइन का नेचर ऐसा है कि फिर से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाला फंडा फॉलो हो रहा है, और हम इसलिए बोल सकते हैं कि भैया प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये एक आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस में भी अगर आप देखो तो C से लेकर D तक वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब दिस इज एन आइसोबेरिक कॉम्प्रेशन। C2D इज आइसोबेरिक कॉम्प्रेशन, राइट। जब कॉम्प्रेशन होता है तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या होगा, वो भी कम होगा, राइट, टेम्परेचर भी कम होगा, हियर प्रेशर इज कांस्टेंट। एंड फोर्थ हमें क्या देखना है, कौन सी प्रोसेस देखिए, C2D। नाउ लेट्स सी D2A। अब D2A प्रोसेस में क्या हो रहा है, अगेन आई कैन सी इट्स अ आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपांशन, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, चलेगा। अब आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाला रिलेशन फॉर्म हो रहा होगा। अब एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, हियर माय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पीवी कर्व को और वीटी कर्व को पीवी और पीटी कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो पहले जो मैं अपने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर लिख लेता हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू ड्रॉ द डायग्राम। चलिए, अब यहाँ पर हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको मैंने कॉपी करके रख लिया है, अब हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से दिस इज अ पीवी कर्व, सॉरी दिस इज पी, दिस इज वी। चलिए पहले प्रोसेस दैट इज ए बी को प्लॉट करेंगे। ए बी में क्या बोला है, आइसोबेरिक एक्सपांशन है, आइसोबेरिक एक्सपांशन। तो आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट और एक्सपांशन है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। दिस इज माय स्टेट ए एंड दैट इज माय स्टेट बी। नेक्स्ट क्या है, बीसी प्रोसेस इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। अब आइसोथर्म में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और कॉम्प्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा, और जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमारे डायग्राम में हम वॉल्यूम को कम करते जाएंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, लाइक दिस, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा कर्व ड्रॉ हुआ है यहाँ पे।
So B2C. This is an isotherm. Now let's move to next process. CD. It is an isobaric compression. और आइसोबेरिक कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर तो कम हो रहा है, और प्रेशर को कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है. सो प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग लाइक दिस. सो C2D. और फिर बचता क्या है लास्ट में, D2A, विच इज अगेन आइसोथर्मल एक्सपांशन. तो एक्सपांशन भी होना चाहिए और प्रेशर भी कम होना चाहिए. तो इस तरीके से हमारा ग्राफ निकलकर तैयार हो गया है. सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस और उसका ये पीवी डायग्राम है. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, वी वर प्रोवाइडेड विथ वीटी डायग्राम. अब हमें बनानी है पीटी डायग्राम. तो चलो पीटी डायग्राम निकाल लेते हैं. सो दिस इज प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर. फर्स्ट AB, आइसोबेरिक एक्सपांशन. अब आइसोबेरिक एक्सपांशन है, यहां पर ना रिलेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो आइसोबेरिक एक्सपांशन में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है. यहां पर प्रेशर जो है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, बट चूंकि एक्सपांशन हो रहा है, देखिए एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, राइट. तो भले ही आइसोबेरिक प्रोसेस है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक्सपांशन होने के कारण टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रोसेस आइसोबेरिक है. दिस इज A2B. चलेगा. नेक्स्ट क्या बोला है हमें, B2C, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. वॉल्यूम का कम होना जरूरी है और प्रेशर का बढ़ना जरूरी है, और आइसोथर्मल है. भैया आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर वाला कर्व तो स्ट्रेट मिलेगा मुझे, और प्रेशर का बढ़ना है तो प्रेशर ऊपर की दिशा में बढ़ेगा, इसलिए मैं इसको B2C ऐसे लिख रहा हूं. ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता. दिस इज B, दिस इज C, और प्रेशर हमारा बढ़ा है. चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, C2D. C2D इज आइसोबेरिक कॉम्प्रेशन. प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और कॉम्प्रेशन हो रहा है. हमने देखा है वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा. सो टेम्परेचर का कम होना इस तरीके से हम बता सकते हैं. चलेगा. सो C2D, वॉल्यूम कम हुआ है, टेम्परेचर भी कम हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है. एंड नाउ लेट्स सी D2A. तो D2A में क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो ये तो हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है. ओके. और प्रेशर इज रिड्यूसिंग. सो प्रेशर इज रिड्यूसिंग. दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ आवर पीटी डायग्राम. आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा. इसको आप चाहो तो एक बार फिर से देख लो. देखिए मेन जो है वो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है. ये ऑब्जर्वेशन हमने कहाँ से फाइंड किया है, वो यहाँ से, जब हमने वीटी डायग्राम को देखा था ना, ये वीटी डायग्राम. सो वीटी डायग्राम से ही हमें हमारे सारे ऑब्जर्वेशन को लिखना है और उसी ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू फ्यू सीईटी के क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, फॉर ए गिवन साइकिल shown in the figure work done during isobaric compression process. अब यहाँ पर isobaric compression हमें पता करना है कौन सा होगा. अगर मैं इसको स्टेट 1 बोल देता हूँ जस्ट फॉर माई रेफरेंस, दिस इज स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4. तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. इवन दो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड वर्क डन ओनली फॉर अ आइसोबेरिक कंप्रेशन. तो आइसोबेरिक कंप्रेशन कहाँ हो रहा होगा, देखिए 3 to 4 जब सिस्टम मूव हो रही है ना फ्रॉम स्टेट 3 to स्टेट 4, ये जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम जो है आपका वो रिड्यूस होता हुआ आपको दिख रहा है. तो दिस इज माई आइसोबेरिक कंप्रेशन. अब आइसोबेरिक कंप्रेशन में पूछा है कि वर्क डन फाइंड करना है. तो इस सिंगल प्रोसेस के लिए जब मैं वर्क डन फाइंड करूंगा तो आई विल बी कैलकुलेटिंग होल एरिया अंडर द कर्व. सो दैट वर्क डन वुड बी इक्वल टू एरिया. और एरिया ये कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व, इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. चलो लेंथ फाइंड करते हैं. 6 - 2 इज 4 मीटर क्यूब इनटू ब्रेड्थ इज हाउ मच, ब्रेड्थ इज 4 इंटू, देखिए 4 × 10⁻², यहाँ से है 0. सो दिस इज 4 × 10⁻², दैट इज 4 × 4 इज 16, 16 × 10⁻², तो ये हो गया 1600 जूल. तो विच इज अवर ऑप्शन सी. चलेगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर इज। देखिए यहाँ पर वर्क डन नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, हीट एनर्जी पूछा है। अच्छा, हम जानते हैं भैया साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो जीरो होता है एंड दैट्स वाई डेल्टा क्यू वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू या फिर वर्क डन, और वर्क डन जो है इज नथिंग बट एरिया ऑफ लूप, यहाँ पर जो क्लोज लूप है उसका एरिया। अब एरिया फाइंड करना है, दिख हमें रहा है सर्कल, तो मैंने कहा था सर्कल को हम क्या कंसिडर करेंगे, इलिप्स कंसिडर करेंगे, और इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। तो चलो पाई भैया ए की वैल्यू ये वाली होगी, इतनी वैल्यू मैं ए की कंसिडर कर रहा हूँ एंड दिस इज बी। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। चलो अब एरिया जो है ये इतना पार्ट हमें मेजर करना है। सी दिस इज 5, दिस इज 15, मतलब टोटल हो गया 10, 10 का हाफ दिस इज 5। सो 5 लीटर जो ए की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई है, 5 लीटर निकल कर आई है। और जो बी है, बी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो वो भी देखिए दिस इज 5, दिस इज 15, दिस इज मतलब टोटल 10, तो ये भी है 5 kPa, 5 kPa। सो बी इज 5 kPa। चलो इनको यूज करते हैं। सो ए इज 5 लीटर, 5 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा सो दैट इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू इज 5 kPa, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ पास्कल। अब 10⁻³ 10⁻³ वो तो हट गया, तो बचा है 25, सो इट इज 25 पाई। माई आंसर इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 25 पाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे 25 पाई बाय 4 है, नहीं डी ऑप्शन देखिए ये मैच करेगा, क्यों, क्योंकि 100/4 इज अगेन 25, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए चलो अब यहां पर क्या दिया है हमें, द पीवी डायग्राम और पीवी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस साइकिल इज शोन, द एडियाबैटिक प्रोसेस इज डिस्क्राइब बाय द रीजन। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के जो कर्व्स होते हैं उनमें एक ही मेन डिफरेंस होता है, एडियाबैटिक कर्व्स स्टीपर होते हैं, आइसोथर्मल कर्व्स जो है वो लेस स्टीपर होते हैं। अगर यहाँ पर आप ए बी सी डी देखो और इनके जो पाथ देखोगे तो आपको पाथ से ही पता चलेगा ए बी और सी डी वाले जो कर्व्स है दे आर क्वाइट स्मूथ, दे आर लेस स्टीपर, लेकिन ए डी और बी सी जो कर्व है दे आर वेरी वेरी स्टीप। Thus I can say AD and BC processes are adiabatic in nature. So AD and BC, that is C. So option C is my correct option. Next question देख लेते हैं, क्या पूछा है, A thermodynamic system undergoes cyclic process ACDEA, ACDEA चलेगा। एज शोन इन फिगर वर्क डन बाय द सिस्टम इज। अब ध्यान से देखो, सिस्टम का जो टोटल वर्क डन होता है फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस उसमें आपको पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन इनका सम करना पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क डन कौन सा, अगर क्लॉकवाइज चल रही है साइकिल तो पॉजिटिव वर्क डन। यहां पर इस फिगर में मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, यहां इस फिगर में अगर आप देखो, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट ABE क्या बताता है, पॉजिटिव वर्क डन। अगर मैं लिखूं टोटल वर्क डन, सो ABE दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वर्क डन, प्लस निगेटिव वर्क डन कौन सा है, BCDB, सो BCD ये पार्ट जो है वो निगेटिव वर्क डन। अब निगेटिव वर्क डन कैसे पता चला, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, तो एक साइकिल पॉजिटिव एक साइकिल निगेटिव। चलिए अब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस जो है वो दोनों ट्रायंगल का सेम है, चलेगा। रही बात हाइट की, अब हाइट देख लो, दिस इज 3p माइनस 2p मतलब 1p एंड दिस इज 2p माइनस 1p अगेन 1p, तो दोनों ही ट्रायंगल की हाइट भी सेम है। तो अगर हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो एरिया सेम होगा, बट एक एरिया पॉजिटिव है तो दूसरा एरिया निगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव क्या हो जाता है, एक्चुअली 0 हो गया। सो हमारा नेट वर्क डन इज एक्चुअली 0, याद रहेगा। सो दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो ना क्या दिया है यहाँ पे,
द पीवी डायग्राम फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस इज एज शोन इन फिगर. AB represents isothermal process, CA represents adiabatic process. तो AB जो है this is isothermal and CA जो है this is adiabatic. अब आइसोथर्मल में जानते हैं टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो आता है ना चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या होगा जीरो, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी जीरो है, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. चलो आगे क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट पीटी डायग्राम. अब देखो पीटी डायग्राम बोला है, पीटी डायग्राम में खोजते हैं कौन सा करेक्ट बैठेगा. ए बी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर वाले एक्सिस पे टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दिखना चाहिए. तो कौन से डायग्राम में ए बी प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ तो नहीं है. ए बी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, यहाँ भी नहीं है. दिस लुक्स लाइक अ कर्व. ए बी यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, यस इसमें है. ए बी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को इंडिकेट करता है क्योंकि टेम्परेचर कैसा है कांस्टेंट. तो हमारा ये जो ग्राफ है एच ग्राफ इज अवर करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन सी चलेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है, अ गैस इज इनिशियली एट प्रेशर 50 kPa एंड इट्स वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. तो 50 kPa, यस 50 kPa 1 मीटर क्यूब वाला ऑप्शन. इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम इज देन इंक्रीज फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 1.5 मीटर क्यूब. तो यहाँ ए से बी सिस्टम मूव हुआ है, प्रेशर उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बड़ा है. इट्स वॉल्यूम इज देन केप्ट कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 50 kPa टू 100 kPa. वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और फिर सिर्फ प्रेशर बढ़ाया अप टू 100 kPa. देन आगे क्या बोला है, Finally, the gas is brought back to its initial state. The amount of heat in the complete cycle is. इस पूरे साइकिल में कितना हीट का एक्सचेंज हुआ है वो हमसे पूछा है. देखिए सीधी सी बात है, साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो जीरो होता है. इस मीन्स दैट डेल्टा क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. अब देखो प्रोसेस कैसी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है. तो आप देख पा रहे होंगे प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो जो भी वर्क डन मिलेगा वो वर्क डन कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए. एनीवे सो सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. माय वर्क डन वुड बी एरिया ऑफ लूप, ये जो क्लोज लूप है उसका एरिया. और एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो 1/2. बेस कितना है भैया, बेस आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम प्लॉट करूँ और y एक्सिस पर अगर प्रेशर प्लॉट करूँ तो हम बोल सकते हैं 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 मीटर क्यूब इंटू हाइट कितना है, दिस इज 100 पास्कल एंड दिस इज 50 पास्कल. सो 100 माइनस 50 इज अगेन 50 किलो पास्कल दिया है, तो 50 किलो पास्कल दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल. चलेगा. नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज this is 250 that is 25, right? So this would be 25 5s are 125. So 12.5 into 10 to the power 3, right? तो ये हो गया 12,500 जूल, राइट. दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. बट अब देखिए 12,500 के दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. तो सबसे सटीक या फिर सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए. क्योंकि ये जो डेल्टा क्यू है निगेटिव है. क्यों निगेटिव, क्योंकि हमारा वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज का निगेटिव साइन जो है वो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है. और डेल्टा डब्ल्यू इज नथिंग बट डेल्टा क्यू, सो डेल्टा क्यू वुड ऑल्सो बी माइनस 12,500 जूल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्या है क्वेश्चन, एन आइडियल गैस टेकन थ्रू अ प्रोसेस ए बी सी ए एज शोन इन द फिगर. सो ए बी, बी टू सी, सी टू ए. इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द साइकिल इज 5 जूल देन द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस C2A. देखिए पूरे साइकिल के लिए वर्क डन नहीं पूछा है, हमें सिर्फ CA प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है. अब यहाँ जब अगर आप ग्राफ नोटिस करोगे तो ये ग्राफ VP ग्राफ है,
जनरली हम पीवी डायग्राम निकालते हैं, दिस इज अ वीपी डायग्राम। और वीपी डायग्राम से अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमें जो पीवी डायग्राम वाली आदत है वो लगी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैलकुलेशन जो है वो थोड़े ट्रिकी होने का चांस रहता है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, एनी साइक्लिक प्रोसेस, हम जानते हैं डेल्टा यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। जो भी आप हीट सप्लाई करोगे दैट विल बी एंटायरली यूज फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ये जो वर्क डन होगा, जो भी आप टोटल वर्क डन करोगे, ये तीनों प्रोसेस मिलाकर मिलेगा। मतलब आप ए टू बी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, ए टू बी, तो ये होगा वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ए टू बी प्लस बी टू सी, सो वर्क डन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रोसेस बी टू सी, एंड लास्टली सी टू ए, सो वर्क डन विल बी रिक्वायर्ड टू मूव द स्टेट फ्रॉम C टू A, सिस्टम का स्टेट चेंज करने के लिए। अब डेल्टा Q इज नथिंग बट डेल्टा W, और डेल्टा Q देकर रखा है भैया 5 जूल, तो आई एम राइटिंग दिस हियर एज 5। अब देखते हैं वर्क डन फॉर प्रोसेस A टू B कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, A टू B ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ए टू बी प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड करेंगे। समझ में आ रही है बात। और अगर मैं एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड कर लूं तो मुझे सिर्फ ए बी प्रोसेस के लिए वर्क डन मिल जाएगा। फिर से देखिए, ध्यान से समझिए, पी जो है वो एक्स एक्सिस पर है, वी जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो एरिया अंडर द कर्व ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलेगा ना। सो वर्क डन फॉर प्रोसेस ए बी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूं। सो दिस एरिया, अगेन दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस, एक काम कर लेते हैं, इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू, चलिए बताइए लेंथ कितनी है, लेंथ इज, लेंथ वाइज प्रेशर है 10 और ब्रेड्थ कितना है भैया 2 माइनस 1, 2 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब दैट इज 1। सो बेसिकली ये आ गया 10 इंटू 1, चलेगा, 10 टू द पावर वगैरह कुछ दिया नहीं है। प्लस बीसी वाले पार्ट के लिए वर्क डन देख लेते हैं। तो बीसी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, बीसी पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। और हम जानते हैं भैया आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस पार्ट द वर्क डन इज 0। और रही बात वर्क डन फॉर सी ए, तो सी ए हमें फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 10 प्लस वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस सी ए, तो यहाँ पर आप वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस सी ए इज इक्वल टू 5 माइनस 10 हो गया, सो माइनस 5 जूल इज माई करेक्ट आंसर, चलेगा। सो विच ऑप्शन इज देयर, यस ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला है, 2 moles of an ideal monoatomic gas undergo a cyclic process as shown in the figure. The temperatures in different states are given as 6 times of T1 is equal to 3 times of T2 is equal to 2 times of T4 is equal to T3 and that is 2400 Kelvin. The work done by the gas during the complete cycle is, अब इस पूरे complete cycle में हमें work done निकालना है, तो जनरली हम लेते हैं एरिया अंडर दिस लूप, बट रिमेंबर हियर द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन P एंड T, राइट। तो हमें पीवी डायग्राम नहीं दिखाया है, अगर पीवी डायग्राम दिया होता तो डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व ले लेते, हमारा आंसर निकल जाता। अब चूंकि नहीं दिया है तो फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले एक एक प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर 1 to 2, मतलब ऐसे में लिखा रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट इज प्रोसेस 1 to 2। कौन सी प्रोसेस है 1 to 2, अगर आप देखोगे तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो इट मींस इट्स अ आइसोबेरिक प्रोसेस। और आइसोबेरिक में भी क्या एक्सपांशन चल रहा है या कंप्रेशन चल रहा है, तो देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस में जो होता है वो प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए यहां पर अगर आप देख रहे होंगे 1 to 2 जब जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब ऑब्वियसली वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो ये हो गया एक आइसोबेरिक एक्सपांशन प्रोसेस। दिस इज एन आइसोबेरिक एक्सपांशन, सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग,
बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज कांस्टेंट। इसको यहां पर मैं ऐसे लिख लेता हूं। चलो सेकंड, कौन सी प्रोसेस है भैया? 2 to 3। अब देखो 2 to 3 वाली प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है तो प्रोसेस कौन सी होती है? वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस होती है, मतलब दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक में भी ये यहाँ पे समझना है प्रेशर और टेम्परेचर में कैसे दिखेगा। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, जब V क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सॉरी V इज कांस्टेंट। चलेगा। अब देखो 2 to 3 प्रेशर इज इंक्रीजिंग, और अगर प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो उसको मैं मार्क करके लिख लेता हूँ। सो प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। थर्ड प्रोसेस कौन सी है? थर्ड प्रोसेस 3 to 4 देख लेते हैं। 3 to 4 अगेन आइसोबेरिक प्रोसेस है एंड टेम्परेचर कम हो रहा है। भैया आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोबेरिक में हमने देखा है अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम को भी कम होना पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो आई एम हियरिंग हियर आइसोबेरिक प्रोसेस, और टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब इट्स अ कॉम्प्रेशन प्रोसेस। सो आइसोबेरिक कॉम्प्रेशन, आई एम राइटिंग प्रेशर एज कांस्टेंट, volume is directly proportional to temperature, but as I can see temperature is reducing, therefore volume will also be reducing. And fourth part में क्या दिया है? 4 to 1। so 4 to 1 जो प्रोसेस है देख लेते हैं। 4 to 1 अगेन अगर आप इस प्रोसेस को देखो 4 to 1 तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज ऑल्सो एन आइसोकोरिक प्रोसेस। सो दिस इज ऑल्सो आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ प्रेशर इज डिक्रीजिंग, सो प्रेशर इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स टेम्परेचर विल ऑल्सो बी डिक्रीजिंग। चलेगा। अब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चलेगा। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं? पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फटाफट क्या कर लेंगे? टोटल साइकिल के लिए वर्क डन ड्रॉ करेंगे। अब देखो एक चीज और नोटिस करने लायक है, यहां पर जो आंसर दिए हैं ये आर के टर्म्स में दिए हैं, राइट। अब ये आर के टर्म्स में आएंगे कैसे उसको मैं आगे समझाता हूं। पहले हम क्या कर लेते हैं? पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो चलो पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दिस इज P, दिस इज V। फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2। क्या है 1 to 2? आइसोबेरिक एक्सपांशन, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आइसोबेरिक है, आइसोबेरिक एक्सपांशन, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट। यस, वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। 1 to 2 आइसोबेरिक एक्सपांशन। 2 to 3 क्या है? आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सो प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सो 2 to 3। देन 3 to 4 आइसोबेरिक कॉम्प्रेशन। सो 3 to 4, 3 to 4 आइसोबेरिक कॉम्प्रेशन, राइट। वॉल्यूम कम हो गया। एंड देन लास्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। सो प्रेशर कम हो रहा है मतलब इनिशियल स्टेट पे आ गया सिस्टम, राइट, लाइक दिस। चलिए वर्क डन निकालना है साइकिल के लिए। तो साइकिल के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है। सो एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमें वॉल्यूम की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और प्रेशर की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यूज तो दी नहीं है, सिर्फ किसकी वैल्यू देकर रखी है? टेम्परेचर की वैल्यू देकर रखी है, और वो भी अलग अलग
स्टेट के लिए अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू देकर रखी है। तो यहाँ पर वर्क डन कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। जो हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन अलग अलग प्रोसेस से मिलकर बनेगा। सो वर्क डन फॉर 1 to 2 प्लस वर्क डन फॉर 2 to 3 प्लस वर्क डन फॉर 3 to 4 एंड वर्क डन फॉर 4 to 1। उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 to 4 एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, 3 to 2 ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस है। सो यहाँ पर मैं 1 to 4 दैट इज 4 to 1 और 2 to 3 इनको क्या कर लेता हूं, 0 मान के छोड़ देता हूं। तो बचा क्या है हमारे पास, ओनली 1 to 2 प्लस 3 to 4, इतनी प्रोसेस बची है। अब यहां पे जब मैं वर्क डन निकालूंगा 1 to 2 और 3 to 4 का, उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में, इसको मैं मिटा देता हूं, आइसोबेरिक। सो आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं वैसे, एक तो P डेल्टा V, ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा है NR TF माइनस TI, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है आइसोबेरिक प्रोसेस के। अब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू देकर रखी है और ऑप्शंस में R देकर रखा है, इसका मतलब है हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, चलेगा। अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। सो प्रोसेस 1 to 2 के लिए आई एम राइटिंग N इंटू R इंटू T2 माइनस T1, राइट, T2 माइनस T1 प्लस 3 to 4 के लिए होगा N इंटू R इंटू फाइनल स्टेट इज T4, इनिशियल स्टेट इज T3। चलो सॉल्व करते हैं। 2 मोल्स बोला है तो N की वैल्यू हो गई 2, मोनो एटॉमिक गैस है, चलेगा, और एक टेम्परेचर का रिलेशन देकर रखा है, तो इससे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर्स को भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए उन्होंने बोला है 6 टाइम्स ऑफ T1 इज 2400, तो यहाँ से T1 पता चल गया हमें, कितना हो गया, ये हो गया 400 है ना, 6 4 जा 24। T2 निकालना है, सो 3 टाइम्स ऑफ T2 बोला है, T1 की वैल्यू फिक्स हो गई। नाउ 3 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू 2400, तो ये हो गया T2 कितना हो गया 800, राइट, T2 भी हो गया। देन T4 बोला है 2 टाइम्स ऑफ T4 इज इक्वल टू 2400 एंड T3 इज डायरेक्टली 2400, तो T3 को उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है 2400 केल्विन। और रही बात सिर्फ T4 की, तो 2 टाइम्स ऑफ T4 इज इक्वल टू 2400, सो आई कैन डायरेक्टली राइट T4 इज इक्वल टू 1200, चलेगा। T4 कितना हो गया 1200 हो गया। तो रखो वैल्यू, N की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ R, T2 इज हाउ मच 800 माइनस 400 प्लस 2 इंटू R, T4 इज हाउ मच 1200, राइट, एंड T3 इज हाउ मच 2400, चलेगा। 2 इंटू R में कॉमन ले रहा हूं, यहां से बचता है 400 और यहां से प्लस 1200 माइनस 2400 इज माइनस ऑफ 1200, तो यहां पर लिखता हूं माइनस ऑफ 1200, तो ये हो गया माइनस ऑफ 800, राइट, माइनस ऑफ 800 इंटू 2 माइनस ऑफ 1600 इंटू R, सो दिस इज माय आंसर। अब क्या है ना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है इतना बड़ा, तो इतने सारी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस पीवी डायग्राम से बस प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लेना है, और प्रोसेस में भी जो आइसोकोरिक प्रोसेसेस होंगे, जैसे यहाँ पे 2 and 3, देन 4 and 1, ये जो प्रोसेस थे आइसोकोरिक थे, तो इनको छोड़ देना है, आपको कंसिडर ही नहीं करना है। फिर बचते कौन से प्रोसेस है, आइसोबेरिक वाले। तो जो फाइनल वर्क डन हम निकालते हैं, तो फाइनल वर्क डन में जो आइसोबेरिक प्रोसेस है सच एज 1 to 2 and 3 to 4, इनके ही वर्क डन को हम ऐड करेंगे। आइसोकोरिक इतना सोचना ही नहीं है, ये सारे जो प्रोसेस है आइसोकोरिक वाले, इनको सोचना ही नहीं है। तो बस डायग्राम से देख लो कौन से प्रोसेस आइसोबेरिक है या आइसोथर्मल है, और उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में भी क्या है, आर दिख रहा है, इसका मतलब है आउट ऑफ पी डेल्टा वी एंड एन आर टी डेल्टा टी, तो एन आर डेल्टा टी वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लीकेबल रहेगा, ये भी समझना है। और बस T1 T2 T3 T4 कैलकुलेट कर लिए, डायरेक्टली फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हीट इंजिन्स का जो हमारा टॉपिक है उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।